हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इस कंप्यूटर क्वेश्चंस के सीरीज में। अ, आप लोग जानते हो कि हमारा ये जो सीरीज है इसमें हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपी पुलिस ऑपरेटर हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल मतलब स्टेट लेवल एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स, इन सभी में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। हमने जो अभी रिसेंट वैकेंसी आ रही है मतलब हाई कोर्ट की, उसका उसको भी यहाँ पे टारगेट कर रखा है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोग अपने स्किल्स चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्टोरेज डिवाइसेस से है। तो हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, और मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरीज क्या होते हैं, मेमोरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 52 है। ठीक है, 52 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कंपैक्ट डिस्क सीडी क्या है। ठीक है ना। तो सीडी इज विच टाइप ऑफ मेमोरी, ये किस प्रकार की मेमोरी में आता है। तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ठीक है, थोड़ा सा हम जान भी लेते हैं। तो देखिए, ये होता है सीडी, और ये भी सीडी ही है। तो यहाँ सी डी आर लिखा हुआ है और ये भी सी डी आर डब्ल्यू है। ये जो सीडी होता है ना, 700 MB इसकी कैपेसिटी होती है। इसमें 80 मिनट्स तक के वीडियोस और 60 मिनट तक के ऑडियोज को स्टोर किया जा सकता है। इसमें जो अगर केवल आर लिखा है मतलब रीड ओनली है, इसके अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो हो, लेकिन उस डेटा को केवल आप एक बार स्टोर करने के बाद केवल वॉच कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसमें आप दोबारा उसको रिमूव करके दोबारा नया डेटा नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आर डब्ल्यू है तो रीड एंड राइट है। इसका मतलब आप उसमें रखा हुआ डेटा हटाकर दोबारा नया डेटा भी उसके अंदर डाल सकते हो। जबकि डीवीडी क्या है, डीवीडी इसी सीपीयू का मतलब इसी सीडी का अपग्रेडेड वर्जन है, जहाँ पे 4.7 GB तक का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये 4.7 GB तक का आपको स्टोरेज दे देता है, तो आप यहाँ पे ज्यादा डेटा को स्टोर कर पाते हो। ठीक है, किसमें, डीवीडी में। जबकि ब्लूरे डिस्क क्या है, तो ब्लूरे डिस्क में आपके 25 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है। उसके अलावा ये 50 GB मतलब स्टैंडर्ड इसका है 25 GB का, बाकी इसमें 50 GB, 100 GB, 200 GB तक के भी स्टोरेज मिल जाते हैं। ये ब्लूरे डिस्क होता है। तो अभी हम अपने थोड़ा सा इन सभी ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ठीक है, आंसर तो मैंने दे ही दिया, सीडी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है। क्यों आता है वो हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, और अच्छे से समझिएगा सारे ऑप्शन ये जो हमने एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि इनसे और भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। इसमें रैम और रोम आता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, आप कह सकते हो फास्ट होता है, बट यहाँ पे लिमिटेड स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता। ठीक है, इस प्राइमरी मेमोरी में कौन आता है, रैम और रोम आता है। तो रैम क्या होता है, रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये रैंडमली डेटा को एक्सेस करता है। कोई भी डेटा इसके अंदर कभी मतलब जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक किए या फिर कोई चीज आपने रन किया, तो डायरेक्ट जाकर रैम में ही स्टोर होता है, मतलब रैम में ही जाकर रन करता है। ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब अस्थाई। इसमें रखा हुआ डेटा परमानेंट नहीं होता। वो जैसे ही लाइट जैसे ही आपका पावर कट होगा ना आपका डिवाइस से, वैसे ही मेमोरी में इस रैम में रखा हुआ सारा का सारा डेटा आपका रिमूव हो जाता है। ये आपका परमानेंट मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी ठीक है मेंशन किया है। फिर आते हैं रोम की बात करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ये नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होती है। इसका मतलब इसमें रखा हुआ डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे क्या क्या रखा जाता है, तो इसमें फर्मवेयर एंड बूट इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है। फर्मवेयर क्या होते हैं, कोई भी हार्डवेयर हो, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो, चाहे वो आपका कैमरा हो, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो या माउस हो, उनके काम करने के लिए उनका अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, जो उनको मतलब उनसे काम लेने में मदद करता है, हमारे कंप्यूटर को उनसे जुड़ने में मदद करता है। तो वो जो छोटा सा सॉफ्टवेयर उनका अपना होता है ना, वो उस
मतलब जो भी हार्डवेयर है, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो या माउस हो, उसके अंदर एक छोटी सी लगी हुई मेमोरी जिसे रोम कहते हैं, उसके अंदर स्टोर होता है। ये हमेशा के लिए स्टोर होता है, जिससे कि डिवाइस जो है, डिवाइस के जो सॉफ्टवेयर है वो हमेशा के लिए उसमें स्टोर है, जिससे वो आराम से उसको किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो पर्टिकुलर अपने हार्डवेयर डिवाइस के लिए स्टोर करके रखे जाते हैं। फिर यहाँ आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये नॉन वोलाटाइल होते हैं पूरी तरह से। इसमें आपके HDD, CD, पेन ड्राइव जो भी आप जानते हैं, जो अलग से कंप्यूटर में लगाए जाने वाले डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब आते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में। इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये कम CPU के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कब पूछा गया है? SSC सीरियल में पूछा गया 2022 में, और RRB NTPC में भी 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस वही लाए जो आपके लिए किसी न किसी एग्जाम पहले पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है जिसे CPU द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है? मतलब CPU के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है लेकिन CPU के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। तो रोम को नहीं, किसको किया जाता है? रैम को किया जाता है। देखो हार्ड डिस्क तो बाहर, अभी मैंने बताया क्या, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, प्राइमरी नहीं है। पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी, CD रोम भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी एक ही है, ये कौन? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यह एक वोलाटाइल मेमोरी है, जो कंप्यूटर के चालू रहने पर डेटा को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कैसा दिखता है रैम, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम लगा रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर बंद होने पर निम्नलिखित में से किस मेमोरी का डेटा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है? यहाँ पे देखिए, ये भी पूछा गया SSC सीरियल 2022, CHSL 2022 में, 2020 में, और IBPS PO 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा मेमोरी है जो पूरी तरह से रिमूव कर देता है? तो अभी बताया था मैंने, रैम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, आप हिंट दे दिया है हमने। इस प्रकार की मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। फिर EEP रोम का पूरा नाम क्या है? ये भी देखिए पूछा गया है, CHSL 2021 में पूछा गया, और RRB JEE में पूछा गया है 2019 में। तो ये आप देखते चलेंगे ना कि ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले। तो EEP रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन ना, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको दे भी दिया गया है क्या होता है। यह एक ऐसी रोम है जिसके जिसके डेटा को विद्युत तरंगे, मतलब कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा मिटाया और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब हमारे क्या होता है ना कि हमें एक कुछ कभी कभी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें रखे गए सॉफ्टवेयर को समय समय पे कंपनी को अपडेट करते रहना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में कंपनी वहां पे क्या लगाती है? EEP रोम को लगाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोनों के कंपैरिजन में विशेषता की बात कर रहा है। तो सेकेंडरी के कंपैरिजन में प्राइमरी की विशेषता पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यह बहुत धीमी होती है? नहीं। यह आकार में बहुत बड़ी होती है? नहीं। अभी देखिए, अगर सेकेंडरी की विशेषता पूछता तब तो भी सही हो जाता, लेकिन नहीं। यह अधिक तेज और महंगी होती है? हाँ, एकदम सही। ठीक है, यह केवल डेटा रखती है? नहीं। ये क्या होती है? अधिक तेज और महंगी होती है। कौन? क्योंकि प्राइमरी की विशेषता पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, सीपीयू के सीधे संपर्क में होने के कारण इसकी गति बहुत तेज होती है, लेकिन इसकी कीमत मतलब प्रति बिट बहुत ज्यादा होती है ना। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2 बार। एक सामान्य ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो आप, अभी मैंने जस्ट बताया था क्या, सामान्य के रूप से पूछे तो 25 GB होता है, लेकिन वैसे अगर नॉर्मली पूछे तो नॉर्मली में 50 GB, 100 GB, 200 GB भी हो सकता है। ठीक है ना, ब्लू रे डिस्क का काफी ज्यादा स्टोरेज हो सकता है। ये किसका है? ये DVD का है। ये किसका है? नॉर्मल CD का है। ये हार्ड डिस्क वगैरह का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
यह सामान्य डीवीडी से बहुत अधिक तेज बहुत अधिक डेटा स्टोर करती है, ठीक है। और इसका उपयोग एचडी वीडियो के लिए होता है। किस लिए होता है बता दिया, ठीक है। ये रहा ब्लू-रे डिस्क, आप देख सकते हो। ये मैंने 200 जीबी की कैपेसिटी वाला ब्लू-रे डिस्क का यहाँ पे इमेज लगा रखा है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एस रैम क्या है और डी रैम क्या है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एस रैम क्या होता है, इसका पूरा नाम स्टैटिक रैम है, पूरे नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। और डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कब, देखिए यूजीसी नेट में पूछा गया 2021 में, और आरएएस में पूछा गया है 2018 में। एस रैम वोलाटाइल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखें। ये क्या बोल रहा है, एस रैम वोलाटाइल नहीं होता। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। एस रैम मतलब रिफ्रेश करने का क्या मतलब है कि जब भी नए टास्क चलाते हैं ना, तो डी रैम डायनेमिक रैम होता है, तो डायनेमिक मेमोरी होती है। तो इसमें जो डेटा, नया डेटा चलने के लिए आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। जो आप बीच बीच में कंप्यूटर को चलाते हैं अगर आप, तो बीच में रिफ्रेश करते रहते हैं ना, वो आप डी रैम के लिए ही करते हैं, ठीक है ना, एस रैम के लिए नहीं करते, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपेसिटर के कारण इस मेमोरी को अपना डेटा बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। किसको, डी रैम की बात हो रही है, क्योंकि डी रैम में कैपेसिटर लगे होते हैं, तो कैपेसिटर्स के कारण इसको बार बार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मेमोरी का ये क्या है, कंपोनेंट है, कौन, कैपेसिटर, किसका, डायनेमिक मेमोरी का, डी रैम का। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। इसमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। तो रैम मैंने बताया प्राइमरी है, रोम भी क्या है, प्राइमरी है। कैश मेमोरी नहीं बताया, लेकिन कैश मेमोरी ध्यान रखना कि ये आपका उसमें लगा होता है, जो सीपीयू होता है ना कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर, तो उस प्रोसेसर के अंदर ही लगा होता है ये, ठीक है। तो आपका जो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग आंसर है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। हार्ड डिस्क ये एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसका उपयोग भारी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से बैकअप या स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आप ऐसा होता है, देखने में देख सकते हो आप, ठीक है। जब बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर करना होता है तो ये होता है, क्योंकि इसका ये बहुत सस्ते होते हैं, बाहर से लगाए जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी है, बहुत सस्ते में बहुत ज्यादा स्टोरेज दे देते हैं। फिर यहाँ कैश मेमोरी कंप्यूटर में किन दो घटकों के बीच स्थित होता है। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी किन दो चीजों के बीच में होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या रैम और रोम के बीच में होता है ना, रैम और रोम के बीच में नहीं होता, क्योंकि रैम के बाद रोम ही आता है। फिर सीपीयू और रैम के बीच में होता है, सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में, रैम और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में नहीं। तो ये आपका होता है सीपीयू और रैम के बीच में, कौन, कैश मेमोरी। क्योंकि सीपीयू में जो पहले नंबर पे आ जाता है वो होता है रजिस्टर लगा। सीपीयू में ध्यान रखेंगे, सीपीयू में पहले नंबर पे क्या लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है, उसके बाद क्या लगा होता है, कैश लगा होता है, उसके बाद क्या लगा होता है, रैम लगा होता है, ठीक है। तो आपका दोनों के, ये क्या है, सीपीयू, मतलब अगर रजिस्टर, सीपीयू की बात कर रहा है, मतलब रजिस्टर की बात कर रहा है, रजिस्टर मेमोरी की, डायरेक्ट सीपीयू की बात कर रहा है ये। तो सीपीयू और रैम के बीच में आपका देखने को मिलता है कैश मेमोरी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यह बहुत तेज मेमोरी होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, बहुत तेज मेमोरी होती है, जो अक्सर उपयोग होने वाले डेटा को सीपीयू के पास रखती है, ठीक है, सीपीयू के पास रखती है। ये कैसा होता है सीपीयू, आप देख सकते हो, सीपीयू जो डब्बा आप देखते आ रहे हो ना, वो सीपीयू नहीं होता है, ठीक है। सीपीयू ये होता है, यही प्रोसेसर है, मेन प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो यही होता है। फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी किस प्रकार की मेमोरी के अंतर्गत आता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है ये भी, ठीक है। जैसे एचडीडी अलग से लगाया जाता है, वैसे ही ये एसएसडी भी अलग से लगाया जाता है, ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ठीक है। देखिए यह पारंपरिक ये कैसा होता है, पहले ये देख लीजिए, ये आपका इस तरीके का प्लेट होता है देखने में, और ये भी ज्यादा स्टोरेज दे सकता है, और ये काफी एचडीडी से काफी ज्यादा फास्ट भी होता है, ठीक है। यह पारंपरिक हार्ड डिस्क का, मतलब ये जो हार्ड डिस्क बताया ना एचडीडी,
हार्ड डिस्क का एक आधुनिक और तेज विकल्प है, मतलब हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज होता है, जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता तो वैसे नॉन वोलाटाइल है ना, क्योंकि ये परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखता है, ध्यान रखेंगे। जब सीपीयू किसी प्रोग्राम को चला रहा होता है तो वह प्रोग्राम वर्तमान में कहाँ लोड होता है, मतलब जब कोई प्रोग्राम आप रन करते हो कंप्यूटर में तो वो प्रोग्राम कहाँ पर होता है, ठीक है ना, सीपीयू में। तो वो वर्तमान में रैम में रन करता है। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को रन कर रहे होते, चला रहे होते हैं, तो वह प्रोग्राम कहाँ, क्योंकि सीपीयू के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं चल सकता है, सीपीयू तो बस उससे काम लेता है। तो वो प्रोग्राम कहाँ चलता है, उसके लिए चलने के लिए स्टोरेज कौन देता है, मेमोरी कौन देता है, तो वो होता है आपका रैम। ठीक है, तो रैम में ही सारे प्रोग्राम चलते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो। ठीक है, ये भी पूछा गया, देखिए एमटीएस में पूछा गया और एसबीआई पीओ में पूछा गया है। देखिए, सीपीयू प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को केवल सीधे एक्सेस की जाने वाली मुख्य वोलाटाइल मेमोरी से ही उठाता है, और वो मुख्य वोलाटाइल मेमोरी कौन है, रैम है। ठीक है, ध्यान रखें। सीडी रोम, अभी क्या होता है, तो सीडी रोम किस प्रकार के स्टोरेज का उदाहरण है, तो सीडी रोम बताया था ना सेकेंडरी। अब यहाँ पे सेकेंडरी का दिया है क्या, नहीं दिया, ये तो ऑप्टिकल पूछा है। यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल का एग्जांपल है, ठीक है, मैग्नेटिक का नहीं है। मैग्नेटिक टेप अभी कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये क्या है, ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं, ठीक है ना, जो लाइट से मतलब इसमें जो डेटा होता है वो लाइट्स की के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं ये सब, ऑप्टिकल स्टोरेज। इस प्रकार के डिस्क से डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है ना। तो जो लेजर बीम्स होते हैं, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम के बारे में सही है, ये भी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो रैम के बारे में कौन सा चीज सही बोला जा रहा है, क्या यह एक सेकेंडरी मेमोरी है, नहीं भाई, ये तो सेकेंडरी मेमोरी तो है ही नहीं, ये तो प्राइमरी मेमोरी होती है, तो ये तो गलत है। इसमें केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं, नहीं, गलत बात है, क्योंकि रैम में तो नया नया डेटा आता रहता है, और नया नया डेटा मतलब पुराने डेटा जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई नया प्रोग्राम चलाते हैं तो कहाँ आता है, रैम में ही तो आता है, इसका मतलब इसमें डेटा नए नए आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं। तो नए डेटा को आप रन कर रहे हो ना, उसमें वो आप लिख ही रहे हो, उसी को लिखना कहते हैं, ठीक है। यह एक रीड राइट और वोलाटाइल मेमोरी है। क्या यह रीड भी है, राइट भी है और वोलाटाइल भी है, हाँ जी, यह रीड भी होती है, इसमें रखा हुआ डेटा रीड भी होता है, इसमें नया डेटा राइट भी होता है, और ये वोलाटाइल भी है, क्योंकि इसके अंदर रखा हुआ डेटा जब तक करंट सप्लाई है तभी तक काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। तो यह रीड राइट वोलाटाइल तो हाँ तीनों है। क्या अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये सही आंसर और ये दोनों आंसर आपके गलत है, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है ना भाई, इसका डेटा कंप्यूटर बंद होने पर सुरक्षित नहीं रहता है, ठीक है। देखिए, इसमें यूजर नया डेटा लिख भी सकता है और पुराना डेटा पढ़ भी सकता है, ठीक है। लेकिन बिजली जाने के बाद इसमें जो भी डेटा होता है वो गायब हो जाता है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेन ड्राइव को किस प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी माना जाता है ना। तो किस प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव आता है, तो पेन ड्राइव को ध्यान रखेंगे, वो एक ऑप्टिकल मेमोरी नहीं होती पेन ड्राइव। मैग्नेटिक मेमोरी भी पेन ड्राइव नहीं होती, वोलाटाइल होती नहीं, क्योंकि वोलाटाइल का मतलब वो जिसमें डेटा करंट सप्लाई तक ही रुके और करंट सप्लाई कट होते ही डेटा रिमूव हो जाए, ये होती है फ्लैश मेमोरी, ठीक है, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल होती है, ये एक फ्लैश मेमोरी होती है, ईईपी रोम टाइप होती है, ओके। ये होता है पेन ड्राइव, कैसा दिखता है ये आप देख सकते हो, ठीक है। यह एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कई बार इससे ये भी पूछा जाता है इसमें से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस है। तो आपका ये सॉरी मेमोरी होता है, पेन ड्राइव होता है, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट चिप तकनीक पर काम करती है। तो ये किस तकनीक पे काम करती है, तो सॉलिड स्टेट टेक्निक है, तो इसी टेक्निक पे काम करती है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी पर। मैग्नेटिक टेप का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है, तो ये फास्ट प्रोसेसिंग होती नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक टेप काफी ज्यादा स्लो होते हैं, ठीक है ना। वर्तमान प्रोग्राम चलाने के लिए ना भाई, आज के वर्तमान प्रोग्राम चलाने के लिए तो रैम यूज होता है, ठीक है। बूटिंग निर्देशों के लिए ना, बूटिंग निर्देशों के लिए तो अभी हमने पढ़ा था रोम होता है। तो फिर ये किस लिए होता है, डेटा बैकअप के लिए,
तो आपके मैग्नेटिक टेप को डेटा बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सीडीएस, देखिए यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है 2018 में, और आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया 2017 में। ठीक है, देख सकते हो कैसा होता है। पहले आपने देखा होगा पुराने समय के सिनेमा हॉल्स वगैरह देखे हैं जिसमें मूवियां चलती थी, ऐसा ही रोल होता था। या फिर बहुत पुराने समय में आपके घरों में जो एक पापा रखते होंगे वो रेडियो की तरह एक छोटा सा साउंड बॉक्स जिसके अंदर ये वाला कैसेट लगता था। तो ये सब आपके मैग्नेटिक टेप में आते हैं ना, ये सब मैग्नेटिक टेप्स हैं। ठीक है, क्या है, यह एक पुराना, सस्ता और सिक्वेंशियल एक्सेस वाला माध्यम है। मतलब सिक्वेंशियल एक्सेस मतलब ये भी समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इसमें 100 क्वेश्चन है ना, ओ सॉरी, इसमें 100 गाने हैं, तो आप गाना नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ही सुन पाओगे। ये नहीं कि आप किसी भी सीक्वेंस में आपने रिमोट दबाया और आपको 53 नंबर का सॉन्ग स्टार्ट हो गया, 43 नंबर का सॉन्ग स्टार्ट हो गया, 42 वाला स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं कर सकते आप जो सीक्वेंस से है ना, गाना का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस से ही आप गाने सुन पाओगे, एक गाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसीलिए इसको सीक्वेंशियल बोला जाता है, जो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये डेटा को सुरक्षित रखने में काम आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। मतलब एक अगर क्रम लगाया जाए कंप्यूटर की मेमोरी का, तो उसमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपका होता है रजिस्टर। देन सेकेंड नंबर पे आता है कैश मेमोरी, उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है आपकी रैम, और रैम के बाद आपका आता है फोर्थ नंबर पे आता है आपका हार्ड डिस्क। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इस सीक्वेंस को भी आपको ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर की दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, रैम है, वो रजिस्टर है। क्यों, क्योंकि ये खुद सीपीयू के अंदर ही लगी होती है। उसके बाद सीपीयू के जस्ट बाहर, जस्ट बगल में, पास में लगा हुआ कौन होता है, कैश मेमोरी। उसके बाद जो होता है वो रैम होता है, और सबसे ज्यादा दूर जो सीपीयू से होता है वो होता है हार्ड डिस्क। इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए, यह मेमोरी सीधे सीपीयू चिप के अंदर ही स्थित छोटे स्टोरेज सेल होते हैं। कौन, रजिस्टर की बात हो रही है। ये सीपीयू के खुद के अंदर ही स्टोर किए गए होते हैं, ठीक है ना, उसी के अंदर ही रहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, तो ये अच्छे से एक बार समझते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ाना ना, कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए इसका कोई लेना देना नहीं। रैम की क्षमता कम होने पर हार्ड डिस्क के हिस्से को रैम की तरह उपयोग करना। वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहा है कि रैम की क्षमता अगर कम होती है तो हार्ड डिस्क को रैम की तरह इस्तेमाल करना। आइए नीचे, स्थायी रूप से डेटा स्टोर करना और सीपीयू की गति को धीमा करना। तो सीपीयू की गति को धीमा करने के लिए वर्चुअल मेमोरी क्यों यूज की जाएगी, पहले काटना शुरू करते हैं। ठीक है ना, स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करना, वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी क्यों होगा उसके लिए, ठीक है ना, वो तो फिजिकल मेमोरी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रैम की क्षमता कम होने पर हार्ड डिस्क के हिस्से को रैम की तरह यूज करना, या ये होता है। ठीक है ना, और कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ड डिस्क की जैसे आपके रैम की क्षमता थोड़ी सी कम पड़ती है, ये क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क का यूज कर लेता है थोड़ा सा आपके रैम के लिए। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक मेमोरी है जो बड़ी फाइलों को चलाने में मदद करती है। तो इससे क्या होता है कि आपका बड़ी फाइलों को चलाने में कंप्यूटर को काफी ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब एचडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, में डेटा कहाँ और कैसे संग्रहित किया जाता है, इसकी बात हो रही है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो हार्ड डिस्क ड्राइव में कहाँ और कैसे संग्रहित किया जाता है ये पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। क्या रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर तो आपको अभी अभी बताया गया कि सीपीयू में होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक चिप में, यहाँ पे देखिए चुंबकीय ट्रैक और सेक्टर्स पर, ये चुंबकीय, ये नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स नहीं होती इसके अंदर, ये हाँ मैग्नेटिक ट्रैक्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और लेजर बीम द्वारा डिस्क की तरह, सॉरी, सतह पर, यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, चुंबकीय ट्रैक सेक्टर्स इसमें होते हैं, लेकिन आपका ये जो काम करती है वो लेजर बीम पर ही ये भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें, ये मैग्नेटिक ट्रैक भी इसके अंदर होता है। 1 मिनट,
ठीक है। यह एक प्रकार का मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। हाँ जी, ये मैग्नेटिक वाला ही आंसर इसका सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लेजर बीम जो होता है ये आपका ऑप्टिकल ड्राइव डिवाइसेस के लिए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल, जैसे आपका सीडी हो गया था, सीडी के लिए बोला गया था ना, उसके लिए, ठीक है। जिसमें घूमते हुए यहाँ पे प्लेटर लगे होते हैं, प्लेटर्स लगे होते हैं, मैंने अभी शायद इमेज लगाया होगा आगे आपके लिए, इसमें कुछ प्लेटर्स लगे होते हैं, उसके ऊपर डेटा स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइमरी मेमोरी है, इसको इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को आपका ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से, और प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है। यह मुख्य मेमोरी का यहाँ पे देखिए पढ़िएगा, यह मुख्य मेमोरी का साथ देने के लिए बाहर से जुड़ी या अतिरिक्त स्टोरेज होती है, ठीक है ना, अलग से लगाई जाती है। फिर यहाँ पे अगला देखते हैं, एक कंप्यूटर में सबसे कम एक्सेस समय किसका होता है? मतलब अगर कंप्यूटर में सबसे कम एक्सेस टाइम की बात की जाए तो किसको एक्सेस करने में सबसे कम टाइम लगता है? वैसे तो यहाँ पे कैश मेमोरी दिया नहीं है, तो यहाँ पे वैसे क्या होता है, रैम होता, लेकिन क्योंकि रजिस्टर ऑप्शन दिया है तो यहाँ आंसर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि रजिस्टर कहाँ होते हैं, रजिस्टर इनके अंदर ही होते हैं, रजिस्टर इसके अंदर ही होता है। तो एक्सेस समय कम होने का मतलब है काम सबसे तेज होना ना, यह सीपीयू के सबसे करीब होता है, ध्यान रखेंगे। अब हम अगला बात करते हैं, फ्लैश मेमोरी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके व्यापक रूप से किया जाता है, ठीक है ना। तो कौन है जिसका सबसे बड़ा वो रूप होता है भाई फ्लैश मेमोरी के लिए? तो यहाँ पे डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन में फ्लैश मेमोरी, पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, केवल प्रिंटर में, या केवल रैम के रूप में। तो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे कहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पे डिजिटल कैमराज वगैरह में किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि डिजिटल कैमरा वगैरह में मेमोरी की ज्यादा जरूरत होती है, और स्मार्टफोन्स वगैरह में, ठीक है। यह मेमोरी पोर्टेबल डिवाइसेज के लिए सबसे उपयुक्त है। पोर्टेबल डिवाइसेज जिनको मतलब लेकर आना और जाना काफी आसान होता है ना, जैसे कि कैमरा और स्मार्टफोन्स, क्योंकि इसमें कोई गतिशील भाग नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चुंबकीय डिस्क के ट्रैक को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जैसे चुंबकीय ट्रैक है, जैसे कि कोई डेटा स्टोर किया जाता है ना, तो इस डेटा स्टोर करने के लिए वहां पे एक चुंबकीय ट्रैक बन जाता है। तो उस ट्रैक की बात कर रहा है कि उसको विभाजित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोल रहा है क्रैकिंग का किया जाता है, फॉर्मेटिंग का किया जाता है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब समझिएगा, फॉर्मेटिंग का मतलब तो सब क्लीन कर देना होता है, सारे चुंबकीय क्षेत्रों को क्लीन कर देना, ठीक है। और डंपिंग का किया जाता है या एलोकेटिंग का किया जाता है? तो एलोकेटिंग का किया जाता है, जिसके माध्यम से हम मेमोरी को अलग अलग एलोकेट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यही है वो हार्ड डिस्क एचडीडी जो मैंने बताया था, और यही है ये वो प्लेटर्स ये है आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, ये प्लेटर्स है, और ये होता है हेड, जिसके माध्यम से इन प्लेटर्स पे ऑप्टिकल जो कह सकते हैं रेज होते हैं, उन रेज के माध्यम से यहाँ पे डेटा स्टोर और रीड किया जाता है, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया के दौरान डिस्क पर डेटा लिखने के लिए सेक्टर्स बनाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। और सॉरी यार, डेटा को स्टोर करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एलोकेटिंग कहते हैं ना। जब डेटा को स्टोर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलोकेटिंग कहते हैं। ये बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोसेस डिवाइडिंग द ट्रैक्स ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड, मतलब जो मैग्नेटिक टेप डिस्क है उसके छोटे छोटे टुकड़े मतलब किस प्रक्रिया से किए जाते हैं, तो इसको हम फॉर्मेटिंग या सेक्टरिंग कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम मेमोरी क्षमता के बढ़ते हुए क्रम को
सही दर्शाता है। तो मेमोरी क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम मतलब जो मेमोरी की कैपेसिटी है, ध्यान रखेंगे सबसे छोटा केबी होता है, उससे बड़ा एमबी होता है, उससे बड़ा जीबी और उससे बड़ा टीबी होता है। तो केबी, एमबी, जीबी और टीबी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको समझिएगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, फिर किस प्रकार की रोम को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है? मतलब पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल, यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है किस प्रकार के उसके लिए? तो ये किया जाता है आपका ईपी रोम के लिए। यहाँ देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसके अंदर केवल प्रोग्राम को रखा जा सकता है, रिमूव नहीं कर सकते। फिर आता है ईपी रोम, जिसके अंदर डेटा को रख सकते हैं और पराबैंगनी किरणों मतलब यूवी रेस के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं, फिर उसके अंदर डेटा को डाल सकते हैं। लेकिन ईईपी रोम जो होते हैं, तो ईईपी रोम का अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था फुल फॉर्म, या इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ओनली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। मतलब इसका डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रेस के थ्रू रिमूव किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? ईपी रोम। ठीक है ना, जिसमें यूवी रेस का, यूवी लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है आपके जो डेटा है उसको रिमूव करके नए डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यहाँ आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कैश मेमोरी का जो प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर कैश मेमोरी काम करती है? तो डेटा की शुद्धता पर, संदर्भ की स्थानीयता पर, रैंडम एक्सेस पर, या सिक्वेंशियल ट्रांसफर पर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये आपकी किस उस पे काम करती है, तो ये सिक्वेंशियल ट्रांसफर पर आपका काम करेगी। ठीक है ना, यह इस धारणा पर काम करती है कि जो डेटा अभी इस्तेमाल हुआ है वह जल्द ही फिर से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ओके, और रैंडमली डेटा को भी एक्सेस करने के लिए वो ये आपकी सुविधा देती है। मतलब डेटा को जब सीपीयू जो यूज कर रहा है उसी अगर एक डेटा को यूज कर चुका है लेकिन फिर वो किसी और डेटा को अचानक से यूज करना चाहता है तो उसके लिए ये सपोर्ट करता है। ठीक है ना, कौन? आपका कैश मेमोरी। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मतलब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज माध्यम नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। Which of the following is not a direct access storage medium? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। वैसे तो ये सभी नहीं है, लेकिन आंसर इसका आपका 1 मिनट। आइए देखते हैं इस माध्यम में किसी गाने या डेटा तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत से पूरी रील को घुमाना पड़ता है। ओके, तो हमें हिंट मिला है, तो हमारे ये क्या है? आपका मैग्नेटिक टेप है। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो मतलब जिसमें हम डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते ना, ऐसा लगा जैसे कि सीपीयू के द्वारा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ डेटा की बात कर रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती? तो वो मैग्नेटिक टेप है। फिर बोल रहा है एक मानक डीवीडी की सामान्य डेटा भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो डीवीडी की बोल रहा है, तो देखिए 4.7 होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे प्रोम नहीं पी रोम है। ठीक है ना, वही प्रोम हो जाता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डेटा कितनी बार लिखा जा सकता है? केवल एक बार, कई बार, और ओनली 2 बार, या नेवर? तो कई बार कर सकते हैं, बस यूवी रेस से इसको रिमूव करना पड़ता है इसके डेटा को। ठीक है ना, तो राइट वंस रीड मैनी, मतलब इसको एक बार लिखो और बार बार रीड करो के कॉन्सेप्ट ये काम करता है। ठीक है ना, तो वो कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे बोलता है कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया के दौरान हार्ड डिस्क में
ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी, मतलब मुख्य मेमोरी किसको, रैम को कहते हैं। मुख्य मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है यहाँ पे पूछ रहा है, सिंपल सा, कंपाइलर करता है क्या, या आपका ये बूट स्ट्रैप लोडर करता है? ठीक है, ये कौन करता है, बूट स्ट्रैप लोडर करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, जो कि कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो ना तो सबसे पहले पूरे कंप्यूटर में रन करता है, पूरे कंप्यूटर में लोड होता है, मतलब। और रन करने के लिए, काम करने के लिए उसको जगह की जरूरत होती है, मेमोरी की, तो वो मेमोरी होता है रैम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रैम में आकर रन करता है। तो उसको रन करने में मदद कौन करता है, उसको रैम में लाकर लोड करवाता कौन है, तो वो बूट स्ट्रैप लोडर करवाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रिंटर तो भाई, प्रिंटर ड्राइवर जो प्रिंटर होता है उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है वो होता है। और एंटीवायरस, आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस होते हैं उनको वो ना आने पाए उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो एंटीवायरस होता है। ये है हिंट, थोड़ा सा आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपको अपने से सॉल्व करना हो तो आप ये हिंट पढ़ के थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व ले सकते हो, ठीक है, आंसर में हेल्प मिलेगा आपको। फिर रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड, मतलब यहाँ पे ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे बोला रैंडम एक्सेस जो स्टोरेज डिवाइस है उसको और क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस क्या होता है, तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको डायरेक्टली कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सेस, सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, ध्यान रखें, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना चाहिए, मतलब आप वीडियो को पॉज करके ये जो ऑप्शन है ना इनको जरूर पढ़िए, ठीक है ना, अच्छे से। जैसे डेटा को किसी भी स्थान पर सीधे एक्सेस किया जा सकता है, ये रैंडम एक्सेस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सेस होते हैं इसमें क्या होता है, एक्सेस के लिए यह कोई मानक शब्द नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है इनडायरेक्ट एक्सेस का, ठीक है। और सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइसेस, तो यहाँ पे देख सकते हो डेटा को एक क्रम में एक्सेस किया जाता है, रैंडम तरीके से नहीं, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन ही, तीसरा डेटा ही एक्सेस कर पाओगे, आप रैंडमली किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। फिर बैकअप की यहाँ पे क्या हो गया, टेरिटरी ना, टेरिटियर जो स्टोरेज डिवाइस होता है क्या होता है, बैकअप के लिए होते हैं, ठीक है ना, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ये एक्सेस विधि से संबंधित नहीं होते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं बूट लोडर, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। तो बूट लोडर लोडर क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो अब इनको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जैसे बूट लोडर क्या है, तो इसको मैंने यहाँ पे बूट लोडर प्रोग्राम क्या है लिख रखा है, ठीक है। एक छोटा प्रोग्राम जो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना शुरू करता है, उसे क्या कहते हैं, हम बूट लोडर कहते हैं, ओके। फिर आता है विच इनवोक्स ना बूटिंग, तो यहाँ पे आप इनवॉक्स बूटिंग का क्या होता है, मतलब वो समझ लीजिए क्या, मतलब कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्टार्ट प्रक्रिया शुरू करना। तो जब कंप्यूटर को हमने स्टार्ट किया तो एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम जो क्या कर रहा है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ले जाके रैम में लोड करवा रहा है, उसको शुरू करवा रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि ये आपके प्रोग्राम के, आपके कंप्यूटर के शुरू होने के बाद, ऑन होने के बाद उसको स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने का काम इनवॉक्स बूटिंग। तो यहाँ बोल रहा है क्या, बूट लोडर प्रोग्राम विच इनवोक्स बूटिंग ऑफ द सिस्टम इज स्टोर्ड इन, ठीक है। तो सिस्टम में कहाँ स्टोर्ड होते हैं, तो इस चीज को आप समझिएगा, बूट लोडर प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया को शुरू करता है कहाँ स्टोर होता है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। स्टोर्ड इन का मतलब होता है, ये पूछ रहा है कि कहाँ पर आपका वो स्टोर होता है, किस जगह पे। तो हार्ड डिस्क, जीरो ट्रैक, एनी, अब इन चार, क्योंकि आप ये ऑप्शन जानते नहीं तो आप इसका आंसर दे नहीं पाओगे, कैसे दोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ, पहले इन ऑप्शंस को समझाता हूँ कि क्या है। 1 मिनट, इस ऑप्शन को मैंने रखा था, आपको शायद मिला नहीं। 1 मिनट, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ स्टोर होता है, तो वो होता है आपका रैम में ना, ये बात ध्यान रखेंगे, कहाँ स्टोर होता है, रैम में होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है निम्नलिखित निम्न में से किस मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी
कहा जाता है। तो अभी बताया गया था आपको कौन, रैम ही है जो प्राथमिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी भी है, ठीक है ना। अब हार्ड डिस्क क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी नहीं है। और फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी ये भी नहीं है। और मेमोरी स्टिक क्या होता है, ये भी देख लीजिए, मेमोरी स्टिक बाहरी स्टोरेज है, मुख्य मेमोरी ये भी नहीं होता। रैम क्या होता है, ये आपकी प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के नाम से जानी जाती है। सीपीयू इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यूपी पीसीओ का मतलब कंप्यूटर, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक अभिगम मेमोरी है, मतलब क्रमिक तो मतलब सीक्वेंस तरीके, सीक्वेंशियल वो मेमोरी है, तो आपको बता रहा है। तो कौन है, मैग्नेटिक टेप है, ठीक है ना। तो सीक्वेंशियल एक्सेस हमने अभी थोड़ी देर पहले बार बार पढ़ा है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक भंडारण उपकरण हो सकता है, आंतरिक भंडारण उपकरण कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कौन सी, पेन ड्राइव बाहरी है, कॉम्पैक्ट सीडी क्या है, बाहरी है कॉम्पैक्ट डिस्क। और यहाँ पे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क मतलब डीवीडी भी क्या है, बाहरी डिवाइस। तो कौन हो जाता है, हार्ड डिस्क हो जाता है। हार्ड डिस्क ये जो इनके अलावा जो अंदर इंटरनल मेमोरी होती है, मतलब ये है तो सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन लगाई कंप्यूटर के अंदर ही जाती है, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क, यहाँ देखो हार्ड डिस्क या स्थायी डेटा के लिए सीपीयू के अंदर स्थापित इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होती है, ये बात ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय भंडारण उपकरण है, तो भाई ये तो आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखेंगे। मतलब ये मेमोरी है ही नहीं, आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है। ये प्रोसेसर ही, ये पूरा कंप्यूटर का मेन सबसे हिस्सा जो चीजों को रन करता है, ये भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बोल रहा है सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी है, और ये आपका हो गया क्या, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो क्या हो जाता है आपका, हार्ड डिस्क हो जाता है, ठीक है। ये सब गलत है। फिर यहाँ बोल रहा है 1 टेराबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो 1 टेराबाइट क्या हो, कितना के बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट होता है, टेराबाइट बोल रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जब बोलता है तो 1000 से कैलकुलेट होता है, अदरवाइज ये 1000 से नहीं, 1024 से कैलकुलेट होते हैं, ठीक है ना। ये 0 है यार, और 6 से ये 1024 से कैलकुलेट होता है ओरिजिनली ना, नहीं तो ये अप्रोक्सीमेटली बोलेगा तब 1000 आप ले लोगे। तो आपका क्या होता है, मेगाबाइट, सॉरी टेराबाइट बोलो ना, गीगाबाइट। तो आपका पहले क्या होता है, किलो बाइट आता है, बाइट के बाद किलो बाइट आता है, किलो बाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आपका गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आपका आता है टेराबाइट, ठीक है। ये सीक्वेंस मैं आपको दे देता हूँ, आप इस सीक्वेंस का फोटो ले लीजिए, ठीक है, कि किसमें कितना होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये अप्रोक्स वाला वैल्यू दे रखा है हमने, मतलब 10⁻³ का मतलब 1000, ठीक है। और यहाँ पर आपका एग्जैक्ट वाला दे रखा है जो एक्यूरेट वाला होता है। तो अप्रोक्स वर्ड यूज नहीं करेगा, तो आपको ये कैलकुलेशंस यूज करने हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, मतलब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पे कौन काम करता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पे काम करता है। यूपी, ये भी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी में पूछा गया था। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी क्या होता है, ये समझ लेते हैं। प्रोग्राम कम समय में बार बार वही डेटा या उसके आसपास का डेटा एक्सेस करता है, बात समझ गया। कम समय में बार बार वही डेटा या उसके आसपास का डेटा एक्सेस करता है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे टेम्परेरी यहाँ पे क्या होता है, टेम्परल लोकेलिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद टेम्परल लोकेलिटी क्या होता है, वही डेटा बार बार अगर उपयोग होता है तो ये क्या होता है, टेम्परल लोकेलिटी होता है, वही डेटा जब बार बार उपयोग हो रहा हो। और स्पेशल मतलब लोकेलिटी में क्या होता है, आसपास का डेटा उपयोग होता है। तो आपका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रैम में क्या होता है, रैम का तो आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है कैच मेमोरी, जो पहले ही आपको बताया गया है। तो यहाँ पे कैच मेमोरी क्या करती है, क्योंकि डेटा जो होता है ना, कैच मेमोरी का काम क्या है समझा देता हूँ मैं।
जैसे रैम में कोई डेटा रन कर रहा है, ठीक है ना, कोई प्रोग्राम आपने रन किया। अब जब वो प्रोग्राम सीपीयू के पास जाना होता है तो सीपीयू को बार बार रैम से एक्सेस करना पड़ेगा, तो रैम में टाइम तो कम लगता है, बात सही है, लेकिन फिर भी रैम से सीपीयू को अगर बार बार डेटा को एक्सेस करना पड़े तो रैम में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो कंप्यूटर का स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो कंप्यूटर को जिन डेटा पे बार बार जरूरत पड़ती रहती है, उन डेटा को वो रैम से उठाने के बाद कैश मेमोरी में रखवा लेता है, जिससे कि कैश मेमोरी क्योंकि एकदम सीपीयू के पास में होती है, तो वहां से डेटा एक्सेस करने में उसको टाइम नहीं लगता। तो वो जिन डेटा की जरूरत बार बार सीपीयू को पड़ती है, वो डेटा वो सीपीयू कैश मेमोरी में रखता है, ठीक है ना। ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक टेप क्या होता है, ये आपका सीक्वेंशियल होता है ना, लोकेलिटी में आता है। और यहाँ पे आप रोम को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब लोकेलिटी में नहीं आते, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको देख सकते हो, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2018 में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और इधर जो क्वेश्चंस है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जो मैंने पढ़ाया उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उनको आप कमेंट में हमें पिन करेंगे, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग मैसेज करेंगे, हम उनके आंसर्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दे देंगे। ओके, तो ये ले लीजिए। ठीक है, ओके, तो थैंक यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे शेड्यूल के हिसाब से। और ये वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।